Hi, good morning to all my medical aspirants. How's you going? I hope you are going good. Okay. Actually, I have recorded this yesterday, but my voice is not coming. I got through one of my student, and I didn't check it because I was in hurry, so I left for the work and I didn't check it. Sorry. Okay, so today we are without wasting our time. Okay, let's start today's lecture. आज से मैं केमिस्ट्री का भी शुरू करने वाली हूँ. आफ्टर दिस आई विल रिकॉर्ड फॉर केमिस्ट्री 2. केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक पार्ट क्लास 11 से फिर 12 की तरफ जाएंगे. अब देखिए, सबसे पहले प्रोटीन्स. तो आपकी प्रोटीन्स क्या होती है? तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स होती है. पॉलीपेप्टाइड का क्या मतलब है कि देयर आर लॉट्स ऑफ अमाइनो ग्रुप्स विच आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड लिंकेज. मतलब पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके क्या होते हैं, और जब अमीनो एसिड्स लीनियर चेन में जुड़ते हैं तो दैट विल मेक अ protein. So they are the linear chains of amino acid that is linked by peptide bond, जो कि आपके फिगर में ऑलरेडी शो किया हुआ है. Here is the figure, I'll show you. Wait, जब डिटेल स्ट्रक्चर में पढ़ना है आपको, प्राइमरी टर्शियरी वहाँ पे है. So let's coming. Okay, see this. So this is your primary. देखो प्राइमरी में क्या है, यहाँ पे आपके एक अमाइनो एसिड है, सेकेंड वन अमाइनो एसिड, एंड देन दे आर लिंक्ड विथ पेप्टाइड बॉन्ड, इसलिए इसको पॉलीपेप्टाइड बोला है. वैसे ही सेकेंडरी में भी आपके और ज़्यादा इसको अल्फा फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाने, यहाँ पे एक लीनियर फॉर्म में दिखाएगी. आफ्टर दैट अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में, एंड देन टर्शरी के फॉर्म में, एंड देन क्वार्टरनरी के फॉर्म में प्रोटीन के स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है. ओके, सो मूविंग फर्दर हेयर, कम वापस आते हैं. तो देखो बेटा, तो आपके जितने भी प्रोटीन होते हैं, जो ईच प्रोटीन है वो क्या है, पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स की. और जैसा कि हमें पता है कि प्रोटीन को बनाने वाले कितने अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, या फिर कितने अमाइनो एसिड्स है, तो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर दैट इज़ एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन. इसके बारे में अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है, गो थ्रू माई मॉलिक्यूलर लेक्चर, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दिया होगा. जब मैंने अमाइनो एसिड्स के बारे में वहाँ पर डिटेल में पढ़ाए थे, उसके पूरे कोडॉन्स के बारे में बताए थे. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, यू मस्ट गो थ्रू दैट. ओके, तो प्रोटीन क्या होती है, एक हेट्रोपॉलीमर होती है, नॉट अ होमोपॉलीमर. अब देखो, हेट्रोपॉलीमर कहने का बेटा ये मतलब होता है कि इसमें क्या होंगे, सिर्फ एलानिन और एलानिन, मतलब एक ही तरह के अमाइनो एसिड में क्या होगी, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगी. देयर मस्ट बी अ डिफरेंट. जैसे कि मान लो एक एलानिन है तो दूसरा क्या होगा, सिस्टीन होगा. तीसरा क्या हो सकता है, आपके प्रोलीन हो सकते हैं. उसके बाद एस्पार्टिक एसिड हो सकता है, फिर ग्लाइसिन हो सकते हैं, ल्यूसिन हो सकता है, आइसोल्यूकिन हो सकते हैं. तो ये सारे आपके एग्जाम्पल नहीं है. या फिर लाइसिन का आइसोलाइसिन नहीं, आइसोलाइसिन ल्यूकिन ही होती है, ठीक है. और होमोपॉलीमर का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर रिपीट करते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि ये इसमें प्रोटीन्स में ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है. तो प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर. और जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी अमाइनो एसिड कंटेंट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. किसके लिए, तो हमारे न्यूट्रिशनल लेसन्स के लिए. जैसे कि आपको पता चलेगा कुछ सर्टेन जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं, और वो सप्लाई कैसे मिलते हैं हमें, थ्रू आवर डाइट. तो उसका नाम क्या दे दिया गया है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. मतलब वैसे प्रोटीन्स जो कि हमारे कैसे मिल रहे हैं, थ्रू आवर डाइट, जो हम खाना खा करके लेते हैं, तो दे आर नोन एज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. और वैसे कुछ हम तभी इसी बेस पे हमारा क्या किया गया, बांटा गया अमाइनो एसिड्स को, मतलब कैटेगराइज की गई. तो हमारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है. एंड बाद में चल करके ये हमारे जो बॉडी को क्या करते हैं, बनाते हैं. साथ ही साथ हमें क्या मिलती है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे डाइट के द्वारा, या फिर फूड जो भी हम ईट करते हैं उसके द्वारा मिलती है. और प्रोटीन्स जो होती है बहुत सारे फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में. जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स का सेल मेम्ब्रेन के अराउंड, आपके इन्फेक्शन से जुड़ना, हाँ रिपेयरिंग में इसका काम होता है ना. प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर रिपेयरमेंट ऑफ द बॉडी. तो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल है. उसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं, दैट्स ऑल्सो अ प्रोटीन. देन हमारे कुछ एंजाइम्स, इससे एक एनसीईआरटी की लाइन है, एंजाइम्स में आएंगी ये पार्ट, डेट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. जितने भी एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम. मतलब लेकिन जितने भी आपके प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स नहीं होते. अब देखो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स दिए गए हैं एंड देयर फंक्शन. प्रोटीन क्या है, कोलाजन है. फंक्शन इसका क्या है बेटा, तो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है. ट्रिप्सिन प्रोटीन है. फंक्शन क्या है, ये एंजाइमेटिक एक्शन शो करती है, प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करती है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ती है ना. पेप्सिन पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ती है, ट्रिप्सिन साथ उसको और भी ज़्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूलर लेवल पे लेकर आती है.
फिर इंसुलिन, इट इज़ ऑल्सो अ हार्मोन। एंटीबॉडीज़ क्या करती है, आपके इन्फेक्शन से फाइट करने की, मतलब इन्फेक्शन से जो भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उससे फाइट करने का काम करती है। फिर आपके रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि सेंसरी रिसेप्शन में स्मेल, टेस्ट, हॉर्मोन्स, ये सारे हो गए। फिर ग्लूट4 जो कि क्या करती है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती है हमारे सेल्स के अंदर में। तो ये हमारे क्या हो गई, कुछ प्रोटीन्स। अब देखो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होती है तो डैट इज़ कोलाजन। कोलाजन जो होती है सबसे अबंडेंट प्रोटीन होती है हमारी एनिमल वर्ल्ड में। एंड राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, जिसको हम लोग रुबिस्को बोलते हैं, ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होती है ऑल ओवर द होल बायोस्फेयर। मतलब हमारे पूरे जो लिविंग सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है डैट इज़ रुबिस्को। बट अगर मैं एनिमल वर्ल्ड की बात करूँ तो डैट इज़ कोलाजन। अब देखो ये कोलाजन होती क्या ऐसे, कहाँ है, जैसे एक सेल है दूसरा सेल है, ये दो जो सेल है दोनों के बीच में जो स्पेसेस है जिसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं वो पूरे कोलाजन से ही बने रहते हैं। अगर याद होगा, इफ़ यू रिमेंबर डैट एरियोलर टिश्यू में आपने देखा होगा कोलाजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, फिब्रोब्लास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स। इफ़ यू हैव रिमेंबर द क्लास 9th NCERT डायग्राम, अगर वो भी थोड़ा बहुत अगर किसी को ध्यान में है, याद है तो यस देयर वाज इट। प्रीवियस NCERT में थी बट अब जो रीप्रिंट हुई है आपकी 2025 to 2026 उसमें नहीं दिया गया इसके डायग्राम्स, बट नहीं तो पहले थे। तो ये आपके प्रोटीन के बारे में। अब देखो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी इसके साथ मैं बता दूँ, रुको ज़्यादा अच्छा होगा, फिर उसके बाद तब मैं फिर यहाँ से प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स। अब देखो तो जैसा कि हमने पहले क्या देख लिया, प्रोटीन्स क्या होते हैं आपके हेट्रोपॉलीमर्स, मतलब कि इसमें क्या होती है अमाइनो एसिड्स की स्ट्रिंग्स होती है। मतलब कह सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड है पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड, मतलब ये क्या है एक धागे के समान होती है। और जो स्ट्रक्चर होती है आपके मॉलिक्यूल्स के, ये डिफरेंट थिंग्स में मतलब डिफरेंट कंटेक्स्ट में ये रहते हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो जो स्ट्रक्चर होती है वो ज़्यादातर मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम डिनोट करते हैं, जैसे कि NaCl, MgCl2 इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। तो प्रोटीन का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखें, हाउ वी विल डिनोट दिस, कैसे हम इसको डिनोट करें कि क्या है ये। तो जैसे ऑर्गेनिक लेकिन केमिस्ट्री में होती है तो इसको हमेशा 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो स्ट्रक्चर होते हैं मॉलिक्यूल, जैसे कि बेंजीन हो गए, नैप्थलीन, जिसको हम ड्रॉ कर पाते हैं। फिर फिजिसिस्ट जो मतलब जो फिजिक्स में जो डायग्राम्स आते हैं वो 3 डायमेंशनल व्यूज होते हैं एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के। और जब बायोलॉजिस्ट की मैं बात करूँ तो ये प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं 4 लेवल्स पे। 4 लेवल का मतलब है कि हर तरीके से प्राइमरी मतलब 1D में भी जाएंगे, 2D में भी जाएंगे, 3D, ऐसे कर करके वो पूरे 4D स्ट्रक्चर तक वो दिखाते हैं। तो ऐसे ही जो सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड्स की, डेट मतलब उसका मतलब कह सकते हैं कि जो भी पोजिशनल इन्फॉर्मेशन होती है किस पे, प्रोटीन के अंदर, तो सबसे पहली अमाइनो एसिड होती है, फिर उसके बाद क्या होती है सेकंड होती है, और वैसे ही सो ऑन। मतलब सबसे पहला जो ये है ये क्या होगी फर्स्ट अमाइनो एसिड, दिस वन विल योर सेकंड अमाइनो एसिड, दिस विल बी योर थर्ड अमाइनो एसिड एंड सो ऑन, जितनी लंबी ये चेन होंगी, सो इट विल गोज लाइक दिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर एक प्रोटीन का। जैसे कि आपने यहाँ पे ये देखा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे एंड सो ऑन, इट्स गोइंग लाइक अ चेन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखो प्रोटीन क्या है, एक इमेजिन कर लिया गया कि वो एक लाइन के फॉर्म में है, तो लेफ्ट एंड जो होगी ये वाली एंड, द लेफ्ट एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमाइनो एसिड, एंड जो राइट एंड होंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी लास्ट अमाइनो एसिड। तो जो हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं एन टर्मिनल, एंड जो हमारी लास्ट अमाइनो एसिड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सी टर्मिनल। आई होप समझ में आ रहा होगा। जो आपकी क्या होती है लेफ्ट में प्रेजेंट रहेगी उसको एन टर्मिनल बोलेंगे, जो राइट में प्रेजेंट होंगी सी टर्मिनल बोलते हैं। तो यहाँ से हमारी क्या होती है, हम नेमिंग भी इसी तरीके से करते हैं। और प्रोटीन जो होती है, जैसा कि प्रोटीन क्या है कि एक थ्रेड के फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है एक रिजिड रॉड की तरह। तो थ्रेड जो होती है बाद में क्या इसको कहा जाता है कि ये फोल्ड हो जाती है, किस फॉर्म में, ऑफ अ हेलिक्स, मतलब इस तरीके से ये फोल्डेड फॉर्म में रहती है। तो सिमिलरली जैसे कि स्टेयरकेस, मतलब जैसे आप सीढ़ी को देखते हो ना उसी तरीके से ये फोल्डेड रहती है। तो आप इसे कह सकते हो कि कुछ हमारे जो पोर्शंस होते हैं प्रोटीन के वही थ्रेड के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। और ऐसे प्रोटीन्स में क्या होती है सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस देखने को मिलते हैं, मतलब राइट साइड से मुड़ते हैं, ऐसे नहीं कि लेफ्ट साइड से, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से मुड़ते हैं। और अदर रीजंस में जो आप प्रोटीन को देखोगे थ्रेड को फोल्डेड होते हैं एक दूसरे के फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो पहले तो प्रोटीन का ऐसे चेन बन गया, प्रोटीन में फिर क्या होगी आपकी पॉलीपेप्टाइड्स बन चुके हैं, तो अब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को बनाएंगे।
फिर उसके साथ जब लॉन्ग प्रोटीन चेंज होती है फिर फोल्ड हो जाती है एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक हॉलो वुलन बॉल के फॉर्म में, मतलब जैसे कि ऊन का धागा कभी देखा है मोड़ते हुए किसी को, तो दैट इज अ लाइक वुलन बॉल। और देन वो क्या बनाती है, टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाती है। और उसके अंदर कौन कौन से आपके बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। इंसुलिन में ऐसा होता है, इंसुलिन का जब स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था बायोटेक में, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। लेकिन हाँ, क्लास 11 से जो पढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन हाँ जो 12th में उन्हें पता होगा, समझ में आ जाती है। तो इससे क्या होता है, हमें 3 डायमेंशनल प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है ये सबसे ज़रूरी होती है हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन्स के लिए। अब देखो ये किसी का क्वेश्चन है कि मैम इस हर प्रोटीन में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो हाँ यस, ये एक मैचुरेशन फेज आप इसको कह सकते हो कि पहले ऐसा था, चेन लाइक था, फिर उसमें अब कॉइलिंग आई, फिर उसके बाद क्या हुई, वो एक वुलन बॉल के फॉर्म में आ जाती है, एंड देन लास्टली एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेती है। तो लेकिन जो हमारी टर्शरी स्ट्रक्चर होती है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी होती है। कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, वहाँ से होती है। तो कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं हमारी मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट्स होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, एक इंडिविजुअली फोल्डेड पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग, मतलब लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर्स के फॉर्म में दिखते हैं, या फिर स्फेयर्स ऐसा लगता है कि बॉल्स एक दूसरे पे क्या है, अरेंज्ड है, क्या बनाने के लिए, क्यूब या फिर प्लेट्स को बनाने के लिए। तो ऐसे आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन को क्या बोला जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसी का एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि एक अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन है, जो कि इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन किससे, प्रोटीन ही से बनी होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं ना। हाँ, तो उसमें 4 सब यूनिट्स है, जिसमें से आपके 2 जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से, जैसे कि 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप होंगे और 2 सब यूनिट्स ऑफ बीटा टाइप होते हैं, और तब जाकर के क्या बनाते हैं, आपके ह्यूमन हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपके ह्यूमन हीमोग्लोबिन में कितने सब यूनिट्स होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स, 2 आइडेंटिकल्स, वन इज अल्फा टाइप एंड द अदर वन इज बीटा टाइप, और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनती है। ठीक है, तो ये आपका प्रोटीन हो गया। अब समझते हैं बेटा पॉलीसेकेराइड्स को, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए पॉलीसेकेराइड, देखो पॉली मतलब होता है मोर देन 2, सेकेराइड्स मतलब शुगर, सेकेराइड इज शुगर। तो ये क्या होता है, ये भी इनसॉल्युबल पैलेट है, एसिड इनसॉल्युबल, एसिड में ये सॉल्युबल नहीं हुई थी, है ना। और जिसके पास क्या होती है, पॉलीसेकेराइड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी हमारा दूसरा क्लास है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, मतलब ये मॉलिक्यूल थोड़े बड़े होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं ये लॉन्ग चेन होते हैं, किसके, शुगर्स के ही। और शुगर मतलब ग्लूकोज बोला जा रहा है बेटा, ग्लूकोज कह सकते हो, या फिर हाँ फ्रक्टोज कह सकते हो, ग्लैक्टोज कह सकते हो, इसके चेन्स होते हैं। ये आपके देखा जाए तो ये थ्रेड की तरह होते हैं, लिटरली एक कॉटन थ्रेड की तरह ही ये दिखते हैं। और अगर ये इसमें बात करूँ तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाती है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया जो सेलुलोज होती है, ये पॉलीमेरिक पोलोसेक्राइड है, जिसमें हमारे सिर्फ एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड, दैट मीन्स सेलुलोज को हम क्या बोलेंगे, सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर नॉट अ हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर कौन सी होगी, जिसमें ग्लूकोज के अलावा भी कोई और आपके क्या होंगे, कंपाउंड प्रेजेंट हो गया, मतलब मोनोसेक्राइड से वो जुड़ करके बनेंगे। और इसमें जो लिंकेज होती है उसे हम लोग बोलते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। स्टार्च भी इसी का वेरिएंट होता है, बट ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज। एनिमल्स में भी क्या होते हैं, इसी के दूसरे एक वेरिएंट होते हैं, मतलब ग्लूकोज को ही जो जोड़ करके जो दूसरा वेरिएंट होता है, दैट इज योर ग्लाइकोजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर्ड फूड हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट होती है ना, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की लेवल बॉडी में क्या होती है, बढ़ते जाती है। और क्योंकि हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली ईटिंग हैबिट जो है हमारी वो कम नहीं हो रही है, वी आर नॉट यूजिंग आवर एनर्जी सफिशिएंटली, मतलब दैट मच यू हैव टू यूज ना, लाइक वी डिडंट डू। एंड देन इनुलिन इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। अगर मैं बात करूँ बेटा तो इन अ पॉलीसेकेराइड चेन, जैसे कि हम ग्लाइकोजन की बात करें तो राइट एंड को क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एंड, जैसे कि यहाँ पे देखो अब कम, आर से याद रखना, आर राइट एंड रिड्यूसिंग एंड, एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। उसके साथ साथ इसके पास क्या होती है, ब्रांचेज होती है, जो कि एक कार्टून के फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब देखो पहले इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, जैसे देखो पहले इस पार्ट को हम देख रहे हैं, एंड देन ये ब्रांचिंग वाले सेशन को देखेंगे, ये ब्रांचिंग कैसे होती है। दिस इज अ सिंगल
ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब देखो ये किस बॉन्ड से जुड़ रहा है, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, एंड देन फिर यहाँ से जुड़ रहा है, फिर यहाँ से, ये कंटिन्यूअसली ये चेन चल रहा है। अब जहाँ पे भी ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है, ब्रांचिंग में ये कैसे जुड़ते हैं, तो बेटा आपके इस मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं। यहाँ का OH ग्रुप निकल जाता है वाटर बन करके, एंड देन दे गॉट कंडेंस्ड। अब स्टार्च को समझते हैं, लेट्स। अब देखो जो स्टार्च होती है ना, वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनाती है। इनफैक्ट जो स्टार्च होती है वो I2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती है अपने हेलिकल पोर्शन में, मतलब खुद को जुड़ने के लिए वो क्या करती है, जैसे कि अगर मान लेते हैं ये है हेलिकल, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से है तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड बनाएगी, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, दैट विल बी द स्टार्च। और स्टार्च I2 जो होता है वो ब्लू इन कलर में शो करता है, इसलिए सेलुलोज में कोई भी ऐसा कम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं देखने को मिलता, और सेलुलोज में I2 का कोई काम नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा, ये एक डिफरेंस है कि स्टार्च और सेलुलोज में क्या अंतर है। तो हम लोग आयोडीन को टेस्ट कर, मतलब अगर हमें पता करना है कि इज देयर सेलुलोज और स्टार्च, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेनिंग कर लेते हैं I2 से, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन से, ठीक है, तो वी कैन गेट दैट। अब देखो जो आपके प्लांट सेल वॉल्स होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड जो आपकी पेपर होती है वो किससे बनी होती है, तो प्लांट पल्प से। कॉटन फाइबर भी क्या होती है आपकी, सेलुलोजिक ही होती है। और आप इसके अलावा आपके और कॉम्प्लेक्स अगर मैं पॉलीसेक्राइड्स की बात करूँ तो वो भी हमारे नेचर्स में है। इनके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि अमाइनो शुगर्स के साथ है, केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स के साथ भी, मतलब और भी आपके अदर सेक्राइड्स, मतलब पॉलीसेक्राइड्स की बात की जा रही है कि देयर आर लॉट। ये तो आप कॉमन नेम जानते हो, बट जैसे आप हायर क्लास में जाओगे यू विल गेट थ्रू अ लॉट, आपके पास और भी ज़्यादा नेम्स इसके आएंगे। तो जैसे कि ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन, एंड एक्सोस्केलेटन्स जो होते हैं जैसे आपके ऑर्थ्रोपॉड्स के, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड को हम लोग क्या बोलते हैं, काइटीन। और ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, आपके होमोपॉलीमर्स होते हैं। बताओ PDF ही निकल जा रहा है, क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ तक समझ में आया, जो एक्सोस्केलेटन होते हैं आपके ऑर्थ्रोपोड्स के, उनके पास भी एक, मतलब जो आपने देखा होगा, कॉकरोच देखा है, कॉकरोच के ऊपर जिससे जो उड़ता है कॉकरोच जिससे, तो उसके जो विंग्स जिसको कह दो, या फिर वो मॉडिफाइड एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन ह्यूमंस में मॉडिफाइड एक्सोस्केलेटन क्या है, यू विल टेल मी, इज इट नेल्स, हेयर, योर स्किन, व्हाट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड जो होते हैं ये ज़्यादातर हमारे क्या होते हैं, होमोपॉलीमर्स होते हैं। नाउ कमिंग फर्दर टू न्यूक्लिक एसिड। आई होप आपको प्रोटीन समझ में आ गई होगी बेटा, प्रोटीन्स कैसे बनती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या उसके स्ट्रक्चर होते हैं। जो अल्फा कार्बन थी उस पर आपके कौन कौन से ग्रुप आकर के जुड़ रहे थे, तब जाकर के हमारे किसकी फॉर्मेशन हो रही थी, अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़ती है, देन दे विल फॉर्म अ प्रोटीन। फिर प्रोटीन में आपके 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, व्हाट वाज दैट स्ट्रक्चर्स। देन आपके पॉलीसेक्राइड्स में अगर मैं बात करूँ तो पॉलीसेक्राइड्स में ये कैसे बनते हैं, एक हेट्रोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर होता है, क्या होती है आपके बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा एबंडेंट में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। एंड आपकी फिर अगर मैं बात करूँ बेटा तो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आपके एबंडेंट प्रोटीन्स कौन से होते हैं। हाँ, आपके एन टर्मिनल लेफ्ट साइड होंगे या राइट साइड होंगे, सी टर्मिनल, और जो आपके मैं बताऊँ, हाँ, नेक्स्ट जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी वो राइट साइड से बनेगी या लेफ्ट साइड से बनेगी, मतलब सी टर्मिनल से बनेगी या फिर एन टर्मिनल से बनेगी, तो वो सी टर्मिनल से बनती है, नॉट फ्रॉम एन टर्मिनल। अब देखो न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये भी हमारा एक मैक्रोमोलिक्यूल का ही दूसरा टाइप है जिसमें आपको देखने को मिला, कहाँ पे मिलता है, तो ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में किसी भी लिविंग टिश्यू में अगर आप देखोगे तो न्यूक्लिक एसिड ये देखने को मिल जाएगी। ये हमारी क्या होती है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। ये पॉलीसेकेराइड नहीं है, इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मैंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पहले ही बताया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब ये वाला बेटा स्ट्रक्चर रखो, कमिंग तो जब मैं पढ़ाती हूँ वो भी इरेज हो जाता है, सेव ही नहीं होता है, कहाँ गया, वेयर, हाँ यहीं पे, यस। देखो न्यूक्लियोटाइड है, कैसे बनेगा, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड्स और एक न्यूक्लियोटाइड है, तो यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके क्या होंगे, प्यूरीन या पिरामिडीन, उसके साथ एक राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर, एंड देन एक फॉस्फोरिक ग्रुप। चलो
तो अगर मैं बात करूँ तो पॉलीसेकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स ये क्या करते हैं, ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन देते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू और सेल को। मतलब कि अगर बात किया जाए तो जो डाल्टन्स में हम देखते हैं ना कि 800 to 1000 डाल्टन, 8000 to 10,000 डाल्टन्स जो मॉलिकुलर वेट आता है, जो मॉलिकुलर फ्रैक्शन मिलती है बिकॉज ऑफ दिस। तो न्यूक्लिक एसिड के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिल करके क्या बन जाता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इसमें बेसिकली 3 आपके केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उसको बोला जा रहा है जो प्यूरीन और पिरिमिडिन्स थी, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, थाइमीन, साइटोसिन, दिस 5। एंड जो दूसरा है हमारा क्या है, वो एक मोनोसेकेराइड जो कि हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर या फिर राइबोज शुगर। और थर्ड पे आपकी क्या है, फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप, जो कि मैंने अभी आपको फिगर में दिखा दिया है 9.1 में। अब देखो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं किसमें, न्यूक्लिक एसिड्स में, ये कैसे होता है तो हमारे नाइट्रोजेनस बेसिस, और इसका नेम क्या दिया गया है, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमीन। और जो एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन है, बाद बाकी आपके जो रेस्ट है वो सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडिन्स है। इसका मतलब क्या, जो यूरासिल हो जाएंगे, साइटोसिन हो जाएंगे एंड थाइमीन होंगे, दैट विल बी योर पिरिमिडिन्स एंड प्यूरिन्स विल बी योर एडेनिन एंड ग्वानिन। और जो स्केलेटल आपके हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन रिस्पेक्टिवली, ऐसे ही नाम देंगे। शुगर जो होती है इसमें जो शुगर पाई जाती है आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में, या तो वो इट्स विल ईदर राइबोज मतलब एक मोनोसेकेराइड पेंटोज होंगे या फिर 2 डीऑक्सी राइबोज। न्यूक्लिक एसिड में हमारी क्या होती है, डीऑक्सी, अगर राइबोज प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए, दैट मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बट जिसमें हमारी क्या प्रेजेंट होती है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए, दैट विल बी योर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको बेटा 11th तक इतना ही समझना है, बट 12th में तो और भी बहुत डिटेल है, इसके पूरे स्ट्रक्चर्स है कि कैसे आपकी जो एडेनिन होती है उस वो थाइमीन के साथ जुड़ती है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ती है ना, नॉट फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, और ग्वानिन और साइटोसिन क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे जुड़ती है ना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एंजाइम्स के बारे में देखते हैं। तो प्रोटीन समझ में आ गया, पॉलीसेकेराइड समझ में आ गया। देखो मैंने प्रोटीन्स को इसलिए साथ में कर दिया क्योंकि ये साथ में कंप्लीट हो जाता है, समझ में भी आ जाता है, फिर पता चलता ऐसे कर देती हूँ फिर वो प्रोटीन्स वाला छूट जाता। सो अब एंजाइम्स को समझते हैं, लेट्स गो थ्रू एंजाइम। अब देखो जो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, आपके प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद कुछ हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं जो कि किसके तरह बिहेव करते हैं, लाइक एंजाइम्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। राइबोजाइम्स मतलब वैसे एंजाइम्स जो कि न्यूक्लिक एसिड, हाँ, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, मतलब जो वैसे आपके न्यूक्लिक एसिड्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसके तरह बिहेव करते हैं, एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आपका आई थिंक पॉलीमरेज, हाँ, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, दीज एक्ट एज अ एंजाइम, तो इसको हम लोग राइबोजाइम्स कहते हैं। तो अब किसी भी एंजाइम को देख सकते हो कैसे, एक लाइन डायग्राम के फॉर्म में, मतलब बना करके। और जैसे कि कोई एंजाइम है लाइक एनी प्रोटीन जिसके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अमाइनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं प्रोटीन के। तो जैसे एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन जिनके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एंजाइम के पास भी क्या होगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होगी, सेकेंडरी टर्शरी हो गई। लेकिन जैसे ही आप टर्शरी स्ट्रक्चर पे देखोगे खुद से तो आपको वहाँ पे क्या दिखेंगी, तो यू विल सी द चेन क्रिस क्रॉसेज इटसेल्फ, और वहाँ पे आपके बहुत सारे सर्विसेज देखने को मिलेंगे और पॉकेट्स देखने को मिलेंगे एंजाइम्स के केस में। और ऐसे पॉकेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव साइट कहते हैं। ये एंजाइम के फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन्स में नहीं होते। और जो एक्टिव साइट होती है ना एंजाइम की, या फिर कह सकते हैं ये सर्विस और पॉकेट, जिसमें हमारा सबस्ट्रेट, जैसे कि मान लेते हैं ये हो सकता है हमारा एक पॉकेट के फॉर्म में, सर्विसेज के फॉर्म में, तो यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, ये आकर के अटैच हो जाएगा, जिसके लिए ये साइट दे रहे हैं। इसको हम लोग, इसका एक मॉडल दिया गया हुआ था लॉक एंड की हाइपोथेसिस। जैसे ताला का एक ही चाबी होता है, क्या सारी चाबी से खुल सकता है एक ताला, नहीं, इट कांट, है ना। तो वैसे ही ये भी होते हैं एंजाइम्स, मतलब हर पर्टिकुलर, जैसे कि मान लेते हैं प्रोटीन है, प्रोटीन को डिसॉल्व करने के लिए उसके एंजाइम में, जैसे पेप्टाइड्स होते हैं, है ना, पेप्टाइड हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड मतलब प्रोटीन के जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए। वैसे ही हर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसको भी तोड़ने के लिए, जैसे है कि अगर हाँ आपके स्टार्च को अमाइलेज तोड़ेगी, तो बस सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। तो जो हमारे एंजाइम्स अगर मैं बात करूँ तो इसके पास क्या होता है, एक्टिव साइट होते हैं, कैटेलाइज करती है रिएक्शन को काफ़ी हाई रेट पे, मतलब जो भी रिएक्शन होने वाली है, रिएक्शन कैसे होती है, तो रिएक्टेंट
कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, जो कि किसका काम करती है, कैटलिस्ट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देती है। जैसे कि अगर मैं कोई खाना खाती हूँ, लाइक वी ईट फूड, सब कोई खाते हो खाना, अगर हमारी बॉडी में बेटा एंजाइम्स नहीं हो तो पता है ये फूड को क्या होंगे, डाइजेस्ट होने में, एसिमुलेट होने, डाइजेशन, सबसे पहले तो डाइजेशन की बात करते हैं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ आवर्स। लॉट ऑफ मतलब कि मान लो कि आपके 18-20 घंटे नॉर्मल एक सिंपल फूड को डाइजेस्ट होने वाले, बट बिकॉज ऑफ द एंजाइम दे गेट डाइजेस्टेड इन 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, दैट्स इट। तो एंजाइम्स इतना ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अब देखो जिनको भी एसिडिटी होती है, बेसिकली उनके एंजाइम्स का फंक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हमारे एंजाइम्स अच्छे से काम नहीं कर रही है, दैट्स वाई एसिडिटी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, डाइजेशन नहीं हो पाती है, पूरे दिन हैवीनेस हमें स्टमक में फील होती है। सो दैट्स वाई आवर एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी टू बी हेल्दी। अब देखो जो एंजाइम जो कैटलिस्ट होते हैं ये डिफर करते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से बहुत सारे वेज में, लाइक लॉट्स ऑफ, बट एक मेजर जो डिफरेंस है आपके वहाँ पे देखने को मिला है, जैसे कि इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होती है वो इफिशिएंटली वर्क करती है, हाई टेम्परेचर पे भी या फिर हाई प्रेशर पे भी काम कर लेती है, लेकिन जो एंजाइम्स होती है ये क्या होती है, डैमेज हो जाती है हाई टेम्परेचर, मतलब कह सकते हैं 40 डिग्री से अगर ज़्यादा, मतलब किसी को अगर फीवर हो रही है तो ये एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या हो जाती है, रुक जाती है, डैमेज होने लगती है। तो अगर मैं देखूँ तो एंजाइम्स को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से, कैसे, तो एक नॉर्मली लाइफ अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जैसे कि हॉट वेंट्स या फिर सल्फर स्प्रिंग से, और ये स्टेबल होते हैं और रिटेन कर लेते हैं अपने कैटेलिटिक पावर को इवन अपने हाई टेम्परेचर्स पे भी, जैसे कि अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑर्गेनिजम्स ही ऐसे बने होते हैं जिनके पास क्या होता है, तो इसका एक एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था आपके बायोटेक में 12th वाले के लिए, थर्मो एक्वेटिकस, अगर याद हुआ किसी को तो देखना। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है ऐसे एंजाइम्स को जिसको हम लोग आइसोलेट करते हैं, कहाँ से, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, जिनके टेम्परेचर मतलब हायर टेम्परेचर्स पे भी उन्हें कोई असर नहीं होता है। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी हमारी बॉडी में क्या है, काफ़ी ज़रूरी है। इनकी वे स्ट्रक्चर कैसी है, जस्ट लाइक अ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होने लगते हैं, आपके चेन क्रिस क्रॉसेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपके पॉकेट्स के फॉर्म में रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट, जो कि प्रोटीन्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब चलो कुछ केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं। तो कैसे हम समझेंगे इस एंजाइम्स को, सो लेट अस फर्स्ट स्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम किसको समझते हैं, एक केमिकल रिएक्शन को। तो केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे दो टाइप ऑफ चेंजेस में जाते हैं। दो टाइप ऑफ चेंजेस का क्या मतलब है कि एक फिजिकल चेंज में जा सकते हैं और एक केमिकल चेंज में जा सकते हैं। तो एक फिजिकल चेंज जो होता है सिंपली क्या हो जाती है, तो चेंज हो जाती है शेप में बिना किसी बॉन्ड्स का ब्रेक हुए, दैट इज अ फिजिकल चेंज। जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी क्या है, आपकी बॉडी अगर आप जैसे सामने से दिखते हो, दैट इज़ योर फिजिकल, है ना, ये आपकी फिजिक है, बट व्हाट इज़ फ्रॉम इनसाइड, दैट इज़ योर केमिकल थिंग। तो क्या केमिकल थिंग को आप कुछ ब्रेक कर रहे हो, नहीं। अब देखो फिजिकल, आप जब मोटे होते हो या पतले होते हैं, फ्रॉम वेयर यू विल गेट केमिकल और फिजिकल, आप देखते कैसे हो, तो दैट इज़ द चेंज इन योर शेप, आप अपनी शेप के, वैसे ही आपके केमिकल रिएक्शंस में भी सेम उसी तरह से होती है, ठीक है, लेकिन बिना किसी बॉन्ड्स को ब्रेक किए हुए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस। फिर जो दूसरी फिजिकल प्रोसेस होती है इसमें चेंज हो जाती है क्या, स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि कोई गैस थी वो लिक्विड बन जाए, सॉलिड गैस बन जाए, है ना, तो इस तरीके से। जैसे कि एक आइस होती है वो क्या कर जाती है, मेल्ट कर जाती है वाटर में, या फिर जब वाटर क्या बन जाती है, वेपर बन जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रोसेस। तो जब भी हमारे बॉन्ड्स टूटेंगे और न्यू बॉन्ड बनेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। मतलब जब बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, बट बिना बॉन्ड चेंज किए हुए, बॉन्ड सेम ही रहता है बट शेप में सिर्फ चेंज होता है, तो डैट इज अ फिजिकल प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड और आपके सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4, इसका जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होती है, बस इसमें बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है या सेम है, बॉन्ड भी टूट रहा है ना, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो जो भी जैसे कि एग्जांपल इसके क्या हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँ स्टार्च का किसके अंदर, तो इनटू ग्लूकोज, एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होगी। तो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन को हम रेफर कैसे करते हैं, तो जो भी हमारा अमाउंट जो बनता है पर यूनिट टाइम में, तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है, रेट इज इक्वल टू जितना अमाउंट आपका बना, ठीक है, प्रोडक्ट कितने टाइम में। तो इससे हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन का रेट कितना है। रेट का मतलब कि कितना जल्दी वो रिएक्शन हो रहा है,
दैट विल टेल अबाउट यू द रेट। रेट को और भी हम कैसे बोल सकते हैं, तो ये एक वेलोसिटी है कि मतलब एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में कि रेट मतलब कितने तेजी से हो रहा है ये रिएक्शन। तो जो भी रेट होता है फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के, ये इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, मतलब इसे हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो टेम्परेचर के दौरान। तो ये इसमें कुछ और भी अदर फैक्टर्स है, जैसे कि एक जनरल रूल होता है, एक थंब, जो रेट होता है वो डबल या डिक्रीज हो जाती है। कैसे? हाफ से। कब? जब हम चेंज कर देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस किसी भी डायरेक्शन में। अगर मान लो कि अगर मैं इस डायरेक्शन में करती हूँ फॉरवर्ड में, तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। बट मैं बैकवर्ड में कर दूंगी तो हाफ हो जाएगा। तो डैट है। तो कैटेलाइज्ड रिएक्शन जो होती है प्रोसीड करती है रेट को काफ़ी ज़्यादा हाईली देन एज कम्पेयर टू अनकैटेलाइज्ड वन। कैटेलाइज का मतलब वही कैटलिस्ट चाहिए। अगर कैटलिस्ट को हमने दे दिया तो कोई भी हमारा जो एंजाइम है वो क्या करेगी? रिएक्शन को बहुत ही फास्ट करा देगी, बट अगर हम नहीं देते हैं तो रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगी। जब एंजाइम क्या करती है? कैटेलाइज करती है रिएक्शंस को, तब देखा गया जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हायर होती है एज कम्पेयर टू हमारे अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे कैटलिस्ट दे दिया गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो हमारा कार्बोनिक एसिड बहुत ही फास्ट बनना शुरू हो गया। ठीक है। वैसे ही अगर बात किया जाए कि अगर मान लेते हैं एंजाइम्स एब्सेंट है, मतलब है ही नहीं, तो ये जो रिएक्शन होती है काफ़ी ज़्यादा आपकी स्लो हो जाती है। मतलब कि अबाउट हमारे 200 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं H2CO3 के हो जाते हैं, ये बन जाते हैं 1 घंटे में। और जैसे ही कि अगर मैं यूज़ करूँ एंजाइम का जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो रिएक्शन जो स्पीड होती है ड्रामेटिकली आपकी कितनी बन जाती है मॉलिक्यूल्स? 6 लाख मॉलिक्यूल्स, वो भी हर सेकेंड में। डैट मीन्स कि जो आपके एंजाइम थी वो रिएक्शन को कितने रेट से एक्सलरेट किया? अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। लुक एट दी थिंग ऑफ एंजाइम्स। तो अगर मैं ह्यूमन लेवल पे बात करूँ बेटा, जो भी एसिडिटी प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन हो जाती है, एनीथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द एंजाइमेटिक एक्शन, है ना। बहुत लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल। तो आप अपने अगर एंजाइमेटिक एक्शंस को अच्छा रखोगे, यू विल गेट हेल्दी, मतलब आप अच्छे रहोगे हेल्थ में, क्योंकि हर चीज़ आपकी ये मॉलिक्यूल से ही जुड़ी हुई है। एवरीथिंग यू आर फेसिंग, लाइक आई एम फेसिंग माई हेयर फॉल और एनीथिंग लाइक दैट, इट्स ऑल एसोसिएटेड विद दिस। अब देखो जो पावर होती है एंजाइम की वो एक इनक्रेडिबल है, लाइक वी कांट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो यहाँ पे थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है जो कि हमें कैटेगराइज करती है, एक यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन को हमारी बॉडी के अंदर करती है। और जब अगर मैं मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन की बात करूँ, तो जब भी हर स्टेप में क्या होती है, ये कैटेलाइज होती है एक सेम एंजाइम से कॉम्प्लेक्स या फिर डिफरेंट एंजाइम से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज कैसे बन रही है? 2 पायरोविक एसिड, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते। तो एक्चुअली एक मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें हमारी ग्लूकोज जो होती है पायरोविक एसिड बन जाती है, जो कि डिफरेंट मतलब थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम जो होती है इस रिएक्शन को कैटाबोलाइज कर सकती है ना। जब आप रेस्पिरेशन भी पढ़ोगे आने वाले फर्दर चैप्टर में, चैप्टर 12 में ही मैं पढ़ाऊंगी प्लांट में जो रेस्पिरेशन पढ़ना है, तो ये रिएक्शंस के बारे में आप डिटेल में वहाँ पे पढ़ना है। पूरा क्रेब्स साइकिल पढ़ोगे, तो हाँ उसके अलावा क्या TCA साइकिल पढ़ते हैं, फिर ETS भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आप इस स्टेज पे आप जान चुके होंगे कि मेटाबॉलिक पाथवे में या फिर एक या एक से ज़्यादा जो एडिशनल रिएक्शंस होते हैं, इसमें वेरियस हमारे मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। जैसे कि स्केलेटल मसल की अगर बात की जाए, तो जब एरोबिक कंडीशन में होती है तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होती है, एनारोबिक कंडीशन में होती है। लेकिन जब नॉर्मल एरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन जब मिल रही होती है तो पायरुविक एसिड बनती है। लैक्टिक एसिड जब बनती है तो हमें क्या होती है? फटीगनेस होती है ना। जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो एनारोबिक कंडीशन में चली जाती है, ऑक्सीजन डिफिशिएंट होने की वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही ईस्ट के भी केस में जब वो फर्मेंटेशन करती है तो सेम पाथवे जो होती है वो लीड करती है, क्या बनाती है? इथेनॉल बनाती है, अल्कोहल। अगर डिफरेंट कंडीशंस में तो वो क्या करते हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हमारे पॉसिबल है। मतलब जैसे जैसे आप कंडीशन को चेंज करोगे प्रोडक्ट भी आपका अल्टर होगा। उसी तरीके से अगर इंसान जिस तरीके की डाइट को मेंटेन करेंगे, हम जिस तरीके से खुद को खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, तो इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होंगे। प्रोडक्ट्स मीन्स कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है डे टू डे, दैट विल डिफर। आपकी जो एनर्जी है, हाउ इज इट गोइंग इन अ कंस्ट्रक्टिव वे और डिस्ट्रक्टिव वे, इट विल शो दैट। अब नेक्स्ट है, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग आउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कंजर्वेशन। मतलब एंजाइम ऐसा कर क्यों पा रहा है, कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल फॉर एंजाइम टू डू दिस। तो इसको समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? स्टडी करनी पड़ेगी थोड़ी सी एंजाइम्स के बारे में और ज़्यादा। जैसा कि हमने पहले ही समझ लिया कि एंजाइम्स के पास क्या प्रेजेंट होती है? एक्टिव साइट। तो ये जो केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन जो होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल जहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? प्रोडक्ट में, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। तो मतलब एंजाइम्स जो है, जैसे कि मान लेते हैं प्रोटीन, प्रोटीन के पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी क्या प्रेजेंट है? एक्टिव
साइट भी है, जो कि क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है सबस्ट्रेट को किसमें, प्रोडक्ट में, जिसको हम लोग रिएक्टेंट भी कह सकते हैं ना। तो सिंबॉलिकली इसको दिखा दिया गया है, सबस्ट्रेट मतलब जो हमारे पास क्या है, कोई भी रिएक्टेंट है उसको हमने प्रोडक्ट बना लिया। तो ना इसको हम समझे कैसे, तो जो सबस्ट्रेट होता है इसके पास क्या होती है, इसको बाइंड करना पड़ता है एंजाइम से, किसके, इसके एक्टिव साइट पे, जो कि एक जो भी क्लेफ्ट या फिर पॉकेट के फॉर्म में स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है। सबस्ट्रेट जो होती है उसे डिफ्यूज कर जाती है टुवर्ड उसके एक्टिव साइट। तो यहाँ पे एक ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन हो जाती है ES कॉम्प्लेक्स। ई जो होता है एंजाइम के लिए स्टैंड करता है, मतलब सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है ये एक ट्रांजिएंट फॉर्मेशन है, मतलब कह सकते हैं कि ट्रांस फेज है, मतलब बीच में ये होना ही है उसको बनने के लिए। और इस स्टेट में क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होते हैं बाउंड करते हैं एंजाइम से उसके एक्टिव साइट पे, और एक न्यू स्ट्रक्चर जो होता है वो बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बन जाती है। बहुत सुन जल्दी आप जब देखोगे तो एक्सपेक्टेड जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाते हैं और पूरे नए बॉन्ड को भी बना लेते हैं और प्रोडक्ट वहाँ से रिलीज कर देते हैं अपने एक्टिव साइट से। अगर इसी को हम दूसरे वर्ड से बेटा समझने की कोशिश करें तो जो स्ट्रक्चर होते हैं सबस्ट्रेट के वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट में। बस यही होता है कि मतलब जो आपके स्ट्रक्चर थी किसकी, सबस्ट्रेट की, वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है, प्रोडक्ट में, बाय द हेल्प ऑफ आवर एंजाइम्स। तो जो भी पाथवे है ना, ये पाथवे मतलब ये जो रास्ता है आप किसके, ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें हमें देखने को मिलता है ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर वो है जहाँ पे आपके एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट जब मिलते हैं, तो ये हमारा अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट भी हो सकता है, दो स्टेबल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में ये बनता है। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलेगा कि जितने भी हमारे अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट्स है वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि अगर वो स्टेबल होते हैं तो प्रोडक्ट हमारा वही हो जाता है ना। बट और स्टेबिलिटी जो है ये समथिंग किस चीज़ रिलेटेड है, एनर्जी स्टेटस से, किसी भी मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर के। तो अगर हम एक पिक्टोरियल ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिला, जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से शुरू हो रही है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट, जैसे ही ये क्या कर रहा है, एंजाइम के साथ मिलता है, तो देखो इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा चल जाती है, बट इसे क्या करना है, स्टेबल करना है खुद को। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी देखो बिना एंजाइम की ज़्यादा हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के साथ कम होगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करना है, इसे कम एनर्जी में ही अपने प्रोडक्ट को बना लेना है। तो इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत है, एंजाइम्स की ज़रूरत है, ताकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए, कम रहे, कम एनर्जी में ही क्या हो, हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बन जाए। देखो प्रोडक्ट ऊपर वाला भी बना रहा है लेकिन बिना एंजाइम में, तो क्या होगा, उसमें एनर्जी का खर्च ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे अगर एंजाइम आ जाएगी तो एनर्जी का जो होता है यूटिलाइजेशन दैट विल बी रिड्यूस्ड। तो यही है कॉन्सेप्ट हमारे एक्टिवेशन एनर्जी का। तो जो वाई एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके पोटेंशियल ये होती है वाई एक्सिस, दिस विल बी योर एक्स एक्सिस। और पोटेंशियल एनर्जी को और जो एक्स एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपके प्रोग्रेशन, कैसे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं या फिर जो भी स्टेट्स हमारे ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। तो आप तब देखोगे दो चीज़ों को, जो एनर्जी लेवल है डिफरेंस जो आपके सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में, तो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा लोअर लेवल पे होती है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट, मतलब कि ये अगर इसकी एनर्जी कम है डैट मीन्स दिस विल बी योर मोर स्टेबल। तो जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, है ना, मतलब एनर्जी को ये क्या करेगी, रिलीज आउट करेगी। तो ज़रूरी है कि हम क्या करें, एनर्जी को हमें सप्लाई, वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग। तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कोई एनर्जी को देने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो वेदर ये एक्सोथर्मिक हो या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो या फिर एक एंडोथर्मिक हो या फिर एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन हो, मतलब इस चारों में से किसी भी तरह का रिएक्शन हो ये, तो जो एस होती है वो क्या होती है, आपके हायर एनर्जी स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट से चली जाती है। और जो डिफरेंस होती है आपके एवरेज एनर्जी कंटेंट में ओएस के फ्रॉम जो भी इसके ट्रांजिशन स्टेट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये जो डिफरेंस है बेटा आपका इन दोनों में, दैट इज टर्म्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। और एनर्जी अगर मैं देखूँ तो इवेंचुअली क्या होती है, धीरे धीरे डाउन ही होते जाती है, एनर्जी बैरियर वहाँ पे होता है जो कि ट्रांजिशन S to P ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन होता है। आपके बिना एंजाइम्स में क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट अगर एंजाइम्स आपके प्रेजेंट रहेंगे तो कम एक्टिवेशन एनर्जी में आपकी रिएक्शन ईजिली प्रोसीड कर जाएंगी। अब देखो बेटा, अगर आपके नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें, मतलब जो भी आप एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, तो जो आपके जितने भी एंजाइम होते हैं इसके पास क्या होती है, सबस्ट्रेट होती है S, मतलब बाइंडिंग साइट इसके मॉलिक्यूल में, ताकि आपके एक हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए, मतलब ES बन जाए। तो ये कॉम्प्लेक्स जो होती है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम देर के लिए रहती है, क्योंकि वो एंजाइम के साथ बस क्या हो रही है, एक्टिव हो रही है। जैसे ही वो अपने क्या करेगी, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को चेंज कर ले या फिर वो एक रिएक्शन को प्रोसीड कर ले, दैट विल, तो वो प्रोडक्ट बना लेगी एंड डिसोसिएट कर जाती है किसमें, प्रोडक्ट P में।
और जो अनचेंज एंजाइम, देखो एंजाइम इसमें चेंज नहीं होते, एंजाइम एज इट इज़ रहते हैं। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन जो होता है वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। तो जो फॉर्मेशन होगा ES कॉम्प्लेक्स का वो एसेंशियल होता है किसके लिए, कैटालिसिस। सबसे पहले E+S, तो ES EP, E+P। अब देखो कैटालिटिक साइकिल जो होता है एंजाइम एक्शन का, उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। सो लेट्स, सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट जो होगा वो बाइंड करेगा किससे, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, फिट करेगा उसके एक्टिव साइट में। अब जैसे ही बाइंडिंग हो जाएगी सबस्ट्रेट की, तो वो इंड्यूस करेगा किसको, एंजाइम को, ताकि वो अपना शेप को अल्टर करे और भी ज़्यादा टाइटली फिट करेगा अराउंड दी सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट जो होगी एंजाइम की वो क्या करेगी, अब ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेगी किससे, सबस्ट्रेट से, और ब्रेक कर देगी अब उसके केमिकल बॉन्ड्स के, किसके केमिकल बॉन्ड्स के, सबस्ट्रेट के। एंड यहाँ पे न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। एंड देन एंजाइम जो है वो क्या कर देगी, रिलीज कर देगी आपके प्रोडक्ट को रिएक्शन में, और फ्री हो जाएगी फिर एंजाइम, फिर वो रेडी है बाइंड करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के। एंड ये पूरा कैटालिटिक साइकिल जो होता है ये हमेशा ही चलते रहता है। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में बेटा समझो तो सबसे पहले क्या हुआ, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जुड़ी, वहाँ से जब एंजाइम जुड़ी तो उसको और टाइटली क्या करेगी, उसके शेप को अल्टर करने के लिए उससे और ज़्यादा टाइटली जुड़ेगी। जब वो हो जाएगी, जब वहाँ पे क्या होंगे, आपके केमिकल बॉन्ड्स जो होंगे, जो ब्रेक होने थे ब्रेक हो जाएंगे और वो बन जाएंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। वहाँ से क्या होंगे, आपकी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और वहाँ से वो प्रोडक्ट को एंजाइम क्या करती है, रिलीज कर देती है, और एंजाइम एज इट इज़ प्रेजेंट रहती है। तो फिर सबस्ट्रेट नहीं बचेगा, है ना। अब देखो कुछ फैक्टर्स है जो कि क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को अल्टर करते हैं। मतलब एंजाइम किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है ना, क्योंकि एंजाइम इंडिपेंडेंट तो नहीं है। अगर कुछ फैक्टर्स अगर उसे अफेक्ट करिए, जैसे आपको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, आपकी डिस्ट्रैक्शंस क्या है, व्हाट इज़ योर डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप पढ़ने बैठते हो तो आप क्यों नहीं 8 आवर्स to 10 आवर्स अपने पढ़ाई को दे पा रहे हो, तो दैट इज़ योर डिस्ट्रैक्शन, दैट आर द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग यू, है ना। तो जो भी एक्टिविटी होती है किसी भी एंजाइम की, ये कैसे अफेक्ट हो सकती है, तो अपने कंडीशन, मतलब कैसे चेंज हो जाए उसके कंडीशंस में, जो कि उसके अल्टर कर दे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब वही जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दे। तो इसमें आपकी क्या होती है, टेम्परेचर हो सकती है, पीएच हो सकती है, या फिर चेंज कर दे सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को, या फिर वो बाइंडिंग हो स्पेसिफिक केमिकल से जो कि रेगुलेट करे उसके एक्टिविटी को। तो इस तरीके से आपके फैक्टर्स जो होती है एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। सबसे पहला है टेम्परेचर एंड पीएच की वजह से। तो एंजाइम्स जो होती है जनरली फंक्शन करती है एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच, मतलब जिसको हम लोग ऑप्टिमल कंडीशन कह सकते हैं। जो हर ईच एंजाइम जो होती है ये आपकी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही और पीएच पे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। और जो इसकी एक्टिविटी होती है वो डिक्लाइन कर जाती है, चाहे उससे कम हो या फिर ऑप्टिमम वैल्यू से ज़्यादा हो। मतलब ना तो उसे कम टेम्परेचर चाहिए ना ही उसे ज़्यादा चाहिए, इट नीड्स टू बी अ कह सकते हैं कि एक रिदम में चाहिए, है ना। तो लो टेम्परेचर की वजह से क्या होगी, तो प्रिजर्व कर लेती है एंजाइम को एक टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट में, लेकिन जो हाई टेम्परेचर जैसे ही आती है तो क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, क्योंकि प्रोटीन्स जो हो जाए वो क्या होते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। डीनेचर मतलब वो अपने स्ट्रक्चर को लूज कर देते हैं जैसे ही उन्हें हीट किया जाता है। तो इस तरीके से आपके टेम्परेचर और पीएच की वजह से वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इससे कैसे अफेक्ट होते हैं, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होती है जैसे ही आपकी इंक्रीज हो जाती है, किसमें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना। तो जो वेलोसिटी होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो भी बढ़ जाएगी। पहले रिएक्शन जो होती है अल्टीमेटली एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी मैक्स, जो कि उससे ज़्यादा फर्दर वो नहीं बढ़ सकती है, चाहे आप क्या कर दो, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को भी बढ़ा दो। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम ही होते हैं एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो एक सेचुरेशन हो जाती है इस मॉलिक्यूल्स की, जिसको हम लोग इस ग्राफ से ऐसे दिखाते हैं। तो वहाँ पर कोई भी फ्री एंजाइम जब मॉलिक्यूल ही नहीं है तो फिर आप कितना भी एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डालते गए तो क्या वहाँ पे रिएक्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से तो जो एक्टिविटी होती है आपके एंजाइम की ये भी क्या होती है, एक सेंसिटिव प्रोसेस ही होता है, किसके, एक स्पेसिफिक केमिकल्स के बीच में ही वो क्या कर पाती है, बाइंड करती है, जो कि एंजाइम से वो बाइंड कर रही है आपके सबस्ट्रेट। तो जब भी बाइंडिंग होती है, अब देखो यहाँ पहले एक डायग्राम, तो देखो इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएच, पीएच की वजह से क्या होता है, तो एंजाइम एक्टिविटी आपकी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम है, कंसंट्रेशन जो होती है एक टाइम पे जाकर के ये वी मैक्स, और यहाँ से फिर कंटिन्यूअस रहती है, उससे नीचे नहीं जाती। तो ये ग्राफ्स बेटा ध्यान में रखना, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इट यू। एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देती है, वो बंद करती है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिशन। और जो ये केमिकल जो आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इनहिबिटर। अब देखो जब इनहिबिटर जो होंगे क्लोजली किससे रिप्रेजेंबल करेंगे, सबस्ट्रेट से उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में और इनहिबिट कर देंगे एक्टिविटी किसकी, एंजाइम की, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मतलब कि वो एग्जैक्टली सबस्ट्रेट नहीं होते हैं बट वो सबस्ट्रेट की तरह ही लगते हैं। फॉर दैट तो हमारा एंजाइम एक्टिविटी ही नहीं शो कर पाता है, एंजाइम को लगता है ये भी वही है वो भी यही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि इसके स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है सबस्ट्रेट के साथ, और इनहिबिटर जो होती है वो compete करती है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम पे। तो कंसिक्वेंटली आप देखोगे क्या, जो सबस्ट्रेट होती है वो बाइंड नहीं कर पाती है और रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, जो एंजाइम के एक्शन होते हैं वो डिक्लाइन होते जाते हैं। तो जैसे इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेट जो कि किसके वजह से होता है, तो बाय मेलोनेट जो कि क्लोजली रिलेजेंबल करती है हमारे सबस्ट्रेट ससिनेट के स्ट्रक्चर से, मतलब सक्सिनिक एसिड और नहीं सक्सिनेट और मेलोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा थोड़ा सेम होता है। अगर ये आ गया तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जैसे कि कब, जब हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं बैक्टीरियल पैथोजेंस के, इसके केस में भी हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। देखो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा आपको डिटेल में बताया गया है तो एंजाइम्स को बताया गया है, क्योंकि आपके बॉडी में एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है। अब देखो थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स जो है इसको डिस्कवर कर लिया चुका है, आइसोलेट किया जा चुका है और स्टडी भी कर दी जा चुकी है कि इससे क्या क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है हमारे क्लासिफाइड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स है, किसके बेस पे, तो जिस तरीके से वो क्या करते हैं, रिएक्शंस को शो करते हैं या फिर कैटेलाइज करते हैं। तो एंजाइम्स को फर्दर हमारे डिवाइड किया गया है 6 क्लासेज में, जिसके पास 4 to 13 सब क्लासेज है और उसको नेम भी दिया गया हुआ है बाय अ 4 डिजिट नंबर। सबसे पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज डीहाइड्रो या फिर डीहाइड्रोजेनेजेस एंजाइम्स, जो कि क्या करती है, कैटेलाइज करती है किसको, ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट्स। जैसे एक रिड्यूस्ड होगा और एक ऑक्सीडाइज्ड होगा तो बनेगा क्या, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, तो इसको बोलते हैं। फिर एक है ट्रांसफरेज, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो एंजाइम जो होती है इसमें क्या करती है, कैटेलाइज करती है एक ट्रांसफर ग्रुप को, जो कि जी मतलब कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड को छोड़ करके ये कोई सा भी बॉन्ड हो सकता है, एक पेयर ऑफ सबस्ट्रेट्स, 2 सबस्ट्रेट्स के बीच में, जिसको एस, एक पहला सबस्ट्रेट एस से दिखाया गया और एस डैश इज द सेकेंड सबस्ट्रेट। तो इस तरीके से आपके रिएक्शन होगी ट्रांसफर। देखो नाम से ही क्लियर, और एक चीज़ याद रखना, एंजाइम्स को पहचानने का तरीका होता है उसके पीछे क्या लगा रहता है, एजेस। देखो डिहाइड्रोजनेजेज, ट्रांसफरेजेज, हाइड्रोलेजेज, लाइजेजेज, आइसोमेरेजेज, लाइगेजेज है। अब देखो हाइड्रोलेजेज क्या होता है, तो इसमें एंजाइम जो होती है कैटेलाइज करती है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, या फिर ये है तो सी हेलाइड और पीएन बॉन्ड्स को, मतलब इसको तोड़ने का काम करती है बेसिकली। फिर लाइजेजेस क्या करती है, तो एंजाइम ये क्या करती है, कैटेलाइज करती है, रिमूव करती है जो भी ग्रुप्स हमारे सबस्ट्रेट्स में, तो किसके मदद से, तो हाइड्रोलिसिस की मदद से। तो इस तरीके से आपके और बना देती है डबल बॉन्ड्स को, तो इसको हम लोग लाइजेजेस बोलते हैं। केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में और भी बहुत, मतलब ऑर्गेनिक पार्ट में ये काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में है। अब देखो आइसोमेरेजेस, तो इसमें जितने भी एंजाइम्स जो होते हैं क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमेरेजेस का, आइसोमर्स का। ये वाला थोड़ा डिटेल में समझेंगे जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो लाइगेजेस की बात करो तो जो भी एंजाइम क्या करती है, कैटेलाइज करती है आपके लिंकिंग 2 कंपाउंड्स के, जैसे कि आपके एंजाइम्स क्या करती है, कैटेलाइज करती है आपके CO बॉन्ड, CS बॉन्ड, CN बॉन्ड और PA बॉन्ड। तो ये बेसिकली आपके कैटेलाइज करने का काम नहीं करती है, ये ज्वाइन करने का काम करती है, दैट इज लाइगेजेस। अब देखते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। अब देखो एंजाइम्स जो होती है ये कैसी होती है, बनी होती है एक या एक से ज़्यादा सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लास केसेस है जिसमें हमारे नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स, जो कि क्या होती है, बाउंड की रहती है एंजाइम को और ताकि बनाती है उसको एंजाइम को कैटेलिटिकली एक्टिव। तो इसमें जो प्रोटीन पोर्शन होते हैं एंजाइम के उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। देखो अब ये याद रखना, एक एंजाइम है, ठीक है, वो क्या है, पूरी जुड़ी हुई है, बनी हुई किससे है, प्रोटीन से बनी है, बट उसमें कुछ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं जो कि प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो उसको हम, जो प्रोटीन पार्ट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे एंजाइम के, उसे हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम। और इसमें 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स देखने को मिले, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है को एंजाइम्स और एक होती है मेटल आयंस। सो लेट्स, चलो इसको समझ लो थोड़ा सा। अब देखो प्रोस्थेटिक जो ग्रुप्स होते हैं ये क्या होती है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इसको डिस्टिंग्विश कहाँ से किया गया, हमारे अदर कोफैक्टर्स से, जिसमें ये टाइटली बाउंड होती है किससे, एपो एंजाइम से। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो पेरोक्सिडेज और कैटलीज में, जिसमें कैटेलाइज जो वो कैटेलाइज करके ब्रेक डाउन कर देती है आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2 को, और क्या बना देती है, वाटर एंड ऑक्सीजन। हीम जो होती है ये भी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है और ये भी क्या करती है, एक पार्ट है हमारे एक्टिव साइट ऑफ द
एंजाइम का। वैसे ही कोएंजाइम भी जो है ये एक भी हमारा ये क्या है, ऑल्सो अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट इसका एसोसिएशन किसके साथ होता है, एपो एंजाइम के साथ, सिर्फ ट्रांजिएंट में। ट्रांजिएंट मतलब ट्रांजिशन फेज में। ये तभी होगा जब यहाँ पे कोर्स ऑफ कैटालिसिस हो रही होती है। कोएंजाइम्स जो होते हैं ये किसके तरह काम करते हैं, को फैक्टर्स के फॉर्म में, जब नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम जो होती है कैटालाइज हो रही होती है एक रिएक्शंस में। और ये काफ़ी एसेंशियल एक केमिकल कंपोनेंट होते हैं हमारे बहुत सारे कोएंजाइम्स के लिए, जैसे कि विटामिन्स। तो कोएंजाइम जैसे कि निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD और NADP, इसमें हमारे क्या होता है, विटामिन नायसिन पाई जाती हैं। फिर कुछ और भी हमारे नंबर ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे कि रिक्वायर होता है मेटल आयंस हमारे एक्टिविटी के लिए, जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स को बनाते हैं साइड चेन्स के साथ एक्टिव साइट पे, और साथ ही साथ उसी टाइम पे हमारे वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स भी बनाते हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट। जैसे कि जिंक जो होता है ये को फैक्टर होता है हमारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज। देखो बेटा ये वाला मुझे भी मालूम है, ये पार्ट थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, बट इसको देखो बार बार अगर समझोगे तो यस ये भी हो जाएगा। अब जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो लॉस हो जाती है जब को फैक्टर को अगर हम किसी भी रिमूव कर देते हैं, किससे, क्या, एंजाइम से। तो इसीलिए हमारे एंजाइम के अंदर ये को फैक्टर का होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, जो कि टेस्टिफाई करती है आपकी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में। तो दैट्स वाई हमारे जो को फैक्टर्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंजाइम्स में। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट तो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में भी आया। एंजाइम में हो सकता है कि शायद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, क्वेश्चंस भी बनाओगे तो शायद बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चंस नहीं बनाओगे बेटा तो आज पढ़ लोगे कल भूल जाओगे। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, किसी को नहीं याद रहता है। हाँ बहुत को याद रहता भी होगा, आई एम नॉट सेइंग कि किसी को नहीं याद रहता, कि हाँ लेकिन जिसने मन से पढ़ी है तो ऑफकोर्स उसे याद रहता है। जिसको इंटरेस्ट आता है ना उसको याद रहता है, सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, सो सी यू टुमारो। कल हम लोग सेल डिवीज़न स्टार्ट करते हैं टुमारो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। क्वेश्चंस इसके लगाओ, बहुत काम आएंगे। ठीक है, सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दीज।